वेलकम टू फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम नीरू है और मैं आपको करा रही हूँ ओशन रिसोर्सेज एंड कोरल रीफ के बारे में। ये हमारा ज्योग्राफी का एक वीडियो है फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस की ओर से, जो ये हमारा एक साइंटिफिकली डिजाइंड डे वाइज मॉड्यूल है और आज हम करेंगे ओशन रिसोर्सेज एंड कोरल रीफ। सबसे पहले देखते हैं पानी के बारे में। वाटर जो है इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्ट ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। और अर्थ पर जितना भी पानी अवेलेबल है, आपको अच्छे से पता है कि पृथ्वी का जो तीसरा हिस्सा है वो पानी है और जो एक हिस्सा है उसके ऊपर जो है लैंड है। तो इन तीन हिस्सों पर जो पानी है उसमें से अधिकतर पानी जो है वो ओशंस में है, महासागरों में है। देयर इज नो वाटर ऑन द सन और एनीवेयर एल्स इन द सोलर सिस्टम। पृथ्वी के अलावा पूरे सोलर सिस्टम में, पूरे सौर मंडल में कहीं भी और पानी नहीं है। द अर्थ इज लकी, हम काफी खुशकिस्मत हैं कि हमारे यहाँ अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर है ऑन द सरफेस, इसलिए हमारा जो प्लैनेट है उसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। और वाटर जो है ये एक साइक्लिक रिसोर्स है। साइक्लिक रिसोर्स का मतलब है कि आप इसको यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, बार बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। Water also undergoes a cycle from the ocean to land and land to ocean। बिल्कुल सही है कि वाटर जो है वो इवेपोरेट होगा, बादल बनेगा, बादल बन के बरसात होगी, बरसात होके वो नदियों में गिरेगा, ओशन में जाएगा, ओशन में जाने के बाद वो फिर से इवेपोरेट होगा। तो इस तरह से पूरी की पूरी एक साइकिल चलती है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन, इन एंड अबव द अर्थ। जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो पृथ्वी के ऊपर जो साइकिल होती है वाटर की, वो पूरी डिस्क्राइब करती है। वाटर साइकिल हैज बीन वर्किंग फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स एंड ऑल द लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन इट। अगर ये वाटर साइकिल ना हो तो पूरी जो हमारी पृथ्वी के ऊपर लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाए। बिना पानी के तो कुछ भी नहीं होगा। हम साफ कहते हैं जल ही जीवन है, जल है तो कल है। वाटर जो है ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है रिक्वायर्ड फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज क्वाइट अनइवन। यस, आपको काफी सारी ऐसी जगह मिल जाएंगी जहां पर पानी की भरमार है, इतना ज्यादा है कि बाढ़ आती है, और काफी सारी ऐसी जगह मिलेंगी जहां पर पानी की बहुत ज्यादा शॉर्ट सप्लाई है, पानी के लिए मारामारी हो रही है। तो पानी जो है ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेनी लोकेशन have plenty of water, others have very limited quantity. Hydrological cycle circulation of water within the earth's hydrosphere in different forms, liquid, solid और gaseous form में। liquid form में water है, ओके, सॉलिड फॉर्म में वही आइस है और गैसियस फेज में वही हमारी वाटर वेपर है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देखिए आप, यहाँ पर आपको दिखाई गई है। पानी इस तरह से इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होने के बाद इस तरह से क्लाउड फॉर्मेशन होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद कंडेंसेशन होगी, कंडेंसेशन के बाद इस तरह से प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल होगी, रेनफॉल होने के बाद ये जो पानी है ये आपका फिर से लेक वगैरह में इन सब में जाएगा, स्ट्रीम फ्लो होगा और फाइनली फिर ओशन में पहुंचेगा। कुछ एक पानी जो है वो आपका अंडरग्राउंड वाटर भी बनेगा। तो ये थी हमारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसको सिंपल भाषा में हम वाटर साइकिल बोलते हैं। और बहुत छोटी क्लासेस में टीचर हमें बता देते हैं कि वाटर साइकिल क्या होती है। आगे चलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में ब्रीफली बात करते हैं। इट ऑल्सो रेफर्स टू कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर, लैंड सरफेस एंड सब सरफेस एंड द ऑर्गेनिजम्स। 71% ऑफ प्लैनेटरी वाटर इज फाउंड इन ओशंस। बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन कि हमारा जो अधिकतर पानी है पृथ्वी के ऊपर, उसमें से जो 71% पानी है वो आपको ओशंस में मिलेगा। रिमेनिंग इज हेल्ड एज फ्रेश वाटर इन ग्लेशियर्स। जो बचा कुचा पानी है वो फ्रेश वाटर के रूप में आपको ग्लेशियर्स में मिलेगा, आइस कैप्स में मिलेगा। ग्राउंड वाटर सोर्सेज, लेक, सॉइल मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर, स्ट्रीम्स एंड विद इन लाइफ। 59% of water that falls on land returns to atmosphere through evaporation from over the ocean as well as from other places। तो जितना पानी लैंड के ऊपर गिरता है उसमें से 59% जो है वो दोबारा से इवेपोरेट हो जाता है और दोबारा से वाटर साइकिल में चला जाता है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। ओके, वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। तो यहां पर देखो ओशंस में कितना पानी है, परसेंटेज ऑफ द टोटल 97.25%। उसके बाद आइस कैप्स में कितना है 2.05 एंड आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, और उसके बाद यहां पर दिया आपका ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर वो कितना है, लेक्स में कितना है, सॉइल मॉइस्चर कितना है, एटमॉस्फेयर में कितना है 0.001, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, बायोस्फीयर में कितना है। तो परसेंटेज ऑफ द टोटल सारा आपको यहां पर दिया हुआ है।
The remainder runs off on the surface, infiltrates into the ground और a part of it becomes glacier. हमने क्लियरली देखा कि कितना पानी है जो दोबारा से इवेपोरेट होकर चला जाता है. जो बचा कुचा पानी है वो रन ऑफ वाटर कहलाता है या फिर वो ग्राउंड वाटर बन जाता है या फिर वो ग्लेशियर का हिस्सा बन जाता है. It is to be noted that the renewable water on the earth is constant while the demand is increasing tremendously. बिल्कुल पानी की जो डिमांड है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है. This leads to water crisis, जिसकी वजह से पानी को लेकर काफी सारी दिक्कतों का सामना हो रहा है. वाटर क्राइसिस हो रहा है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तभी तो आजकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल बचाओ, इस तरह के अभियान चल रहे हैं. पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर हैज फर्दर एग्रेवेटेड द क्राइसिस. एक तो पहले ही पानी कम है, हमारे पास वाटर क्राइसिस है. उसके बाद हमारी जो नदियां हैं, जो लेक्स हैं, उनको हम पोल्यूट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें डाल रहे हैं, दुनिया भर की गंदगी उसमें डाल रहे हैं. तो इस पोल्यूशन ने और समस्या को बढ़ाया है. रिलीफ ऑफ ओशन फ्लोर. रिलीफ ऑफ ओशन फ्लोर हम पहले ही कर चुके हैं. फ्लोर ऑफ द ओशंस आर रक्ड अप विद वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस. हम कर चुके हैं ये सब कुछ. कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, स्लोप क्या होती है, डीप सी प्लेन क्या है, ओशनिक डीप्स क्या है, मिड अटलांटिक रिज क्या है, ये सभी कुछ हम ऑलरेडी आपका जो दूसरा वीडियो था उसमें हम कवर अप कर चुके हैं. सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाले में हम ये सारे पॉइंट्स कवर अप कर चुके हैं. अब आपको समुद्र के नीचे भी बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिस प्रकार से आपको कॉन्टिनेंट के ऊपर मिलते हैं. बे, गल्फ्स एंड स्ट्रेट्स ये क्या है? अब हम इन तीनों को देखते हैं. बे क्या होती है, गल्फ क्या होती है और स्ट्रेट क्या होती है. अब आपको याद है बे ऑफ बंगाल. यस, बंगाल की खाड़ी. बे ऑफ बंगाल एग्जैक्टली क्या है? जो बे है, अगर मैं सिंपल भाषा में आपसे कहूं तो वो एक ऐसी वाटर बॉडी है, ठीक है, एक ऐसी वाटर बॉडी है जिसके तीन तरफ लैंड है. अगर आप बे ऑफ बंगाल को इमेजिन करें, एक तरफ हमारा दक्षिण भारत है, ऊपर की ओर बांग्लादेश वगैरह है और दूसरी तरफ भी कंट्रीज हैं. तो एक ऐसी वाटर बॉडी है जिसके तीन साइड पर लैंड है. बे एक स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर है दैट इज सेट ऑफ फ्रॉम अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर. उसको एक लार्जर बॉडी ऑफ वाटर से सेपरेट किया गया क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल वाला है वैसे तो वो आपका इंडियन ओशन से कनेक्टेड है, तो लार्जर वाटर बॉडी आपकी इंडियन ओशन हुई. Bay is a small body of water that is set off from a larger body of water, generally where the land curves inward, surrounded on three sides by land. इसके तीन और लैंड है और चौथी जो साइड है हमारी, the fourth side, mouth wide open towards the ocean. चौथी साइड जो है वो ओशन से कनेक्टेड है. Bay is usually smaller and less enclosed than a gulf. आगे हम गल्फ क्या होती है वो भी करेंगे. और बे जो होती है ये गल्फ से साइज में छोटी होती है और ये गल्फ के जितनी सराउंडेड बाय लैंड नहीं होती उससे ज्यादा ओपन होती है. यहां पर एग्जांपल देखो आप, बे ऑफ पिग्स क्यूबा, हडसन बे कनाडा एंड बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल बिल्कुल आपके दिमाग में होगा ना, दक्षिण भारत में एक तरफ हमारी अरेबियन सी है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है. आगे चलो, ये देखो हडसन बे. अब क्या है इसमें, ये इस तरफ यहां पर सराउंडेड ऑन थ्री साइड्स बाय आपका लैंड है एंड वन साइड इट इज कनेक्टेड टू अ लार्जर वाटर बॉडी. सिमिलरली बे ऑफ बंगाल है, ये देखिए यहां पर आपकी इस तरफ आपका दक्षिण भारत है, ऊपर की ओर आपका बांग्लादेश है, इस तरफ आपका म्यांमार, रंगून, थाईलैंड, ये सब कुछ आ गया हमारा. और यहां पर ये इंडियन ओशन से कनेक्टेड है ऑन द फोर्थ साइड. ये है बे की परिभाषा. आगे चलते हैं गल्फ पर. गल्फ क्या होती है? गल्फ जो होती है ये लार्ज बॉडी ऑफ वाटर है, समटाइम्स विद अ नैरो माउथ. इसका जो माउथ होता है वो संकीर्ण होता है, संकरा होता है. इसका मुख संकरा होता है जो कि लगभग पूरी तरह से जमीन से घिरा होता है. हम ये कह रहे हैं लगभग पूरी तरह से, लगभग, ये वर्ड नोट कीजिए, पूरी तरह से नहीं बंद होता है वो, लगभग कह सकते हैं, करीब करीब बंद होता है. वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट गल्फ है वो है गल्फ ऑफ मेक्सिको, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ एडन. गल्फ ऑफ एडन जो कि रेड सी और अरेबियन सी के बीच में है, पर्शियन गल्फ जो कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में है. ये कुछ एग्जांपल्स हैं. उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया गल्फ, अदन की खाड़ी लाल सागर और अरब सागर के मध्य, फारस की खाड़ी सऊदी अरब और ईरान के बीच में. जो पर्शियन गल्फ है इट इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड energy because petroleum is transported through its waters in oil tankers. फारस की खाड़ी विश्व ऊर्जा के संबंध में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पेट्रोलियम तेल टैंकरों में इसी के जलमार्ग से लाया जाता है. ये देखो, ये हमारी गल्फ ऑफ मेक्सिको है, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है. यहां पर आप देखिए सराउंडेड ऑन ऑलमोस्ट ऑल साइड्स बाय लैंड. यहां पर आपका देखिए फ्लोरिडा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिफरेंट स्टेट्स हैं ये. यहां पर आपका टेक्सास है, यहां पर आपका अलाबामा है, लुइसियाना है, नीचे आ जाइए मेक्सिको है. और उसके बाद आप क्या देखते हैं कि यहां पर ये इसके पास आउटलेट है. तो यहां पर इसके पास आउटलेट ऑन वन साइड इट इज, ये बे जितनी खुली हुई नहीं है, आप क्लियरली देखिए कि बे जितनी खुली हुई नहीं है, पर यस काफी सराउंडेड होने के बावजूद भी इसके पास एक ओपनिंग
है। आगे चलिए, स्ट्रेट क्या होती है? स्ट्रेट का नाम देखिए, जल संधि। जल संधि, दो जलों के बीच में ये आपकी संधि करा रही है, मतलब टू लार्ज वाटर बॉडीज होंगी और उन दो लार्ज वाटर बॉडीज को जोड़ने वाली जो बीच में होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट। उसको हम कहते हैं स्ट्रेट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये भारत है, ओके, और यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा इंडियन ओशन और यहाँ पर हमारा बे ऑफ बंगाल है। इस बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को बीच में जोड़ने वाली एक पार्क स्ट्रेट है, राइट। तो वो पार्क स्ट्रेट क्या है? वो एक नैरो वाटर बॉडी है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ रही है। अ नैरो पैसेज वे ऑफ वाटर यूजुअली बिटवीन कॉन्टिनेंट्स और आइलैंड्स और बिटवीन टू लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर, उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। यह जल का एक संकरा मार्ग है जो आमतौर पर महाद्वीपों या द्वीपों के बीच दो बड़े जलीय पिंडों के बीच में स्थित होता है। तो यहां पर देखो, एक तरफ श्रीलंका है और एक तरफ भारत है, तो बीच में आपकी पार्क स्ट्रेट है। Strait of Gibraltar is probably the world's most famous strait. It connects Atlantic Ocean on the west and the Mediterranean Sea on the east. जिब्राल्टर जल संधि विश्व में की सबसे प्रसिद्ध जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि पूर्व के भूमध्य सागर को पश्चिम के अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। Two other well-known straits are Strait of Bosphorus और दूसरी है Strait of Hormuz। हॉर्मूज जल संधि और बोसोपोरस जल संधि दो अन्य प्रसिद्ध जल संधियां हैं। स्ट्रेट ऑफ बोसोपोरस जो है ये ब्लैक सी को नॉर्थ में एंड द सी ऑफ मार्मरा को साउथ में कनेक्ट करती है एंड स्प्लिट्स नॉर्थ वेस्ट टर्की। तो ये इसकी लोकेशन वगैरह आपको बताई गई है। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यहाँ पर हमारा मेडिटरेनियन सी है और यहाँ पर हमारा अटलांटिक ओशन है। इन दोनों बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने के लिए बीच में है हमारा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ओके, नीचे देखो, यहाँ पर अफ्रीका है, ये देखो अफ्रीका की कंट्री है मोरक्को, और ऊपर आपको क्लियरली यूरोप की कंट्री स्पेन नजर आ रही है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मेडिटरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करती है। चोक पॉइंट क्या होता है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, अब आपको बताती हूँ चोक पॉइंट क्या होता है। इसको हिंदी में हम क्या कह रहे हैं? इसको हम हिंदी में कह रहे हैं संकुचन बिंदु। संकुचन बिंदु। व्हेन अ बॉडी ऑफ वाटर सच एज अ स्ट्रेट इज केपेबल ऑफ बीइंग ब्लॉक्ड। अब हमने क्या देखा कि ये जो स्ट्रेट होती है ये दो बड़ी वाटर बॉडीज के बीच में एक छोटी वाटर बॉडी होती है। कभी कभी पॉलिटिकल सिचुएशंस इतनी टाइट हो जाती हैं वर्ल्ड में कि हम इस छोटी वाटर बॉडी को बंद कर देना चाहते हैं ताकि दूसरे को डिसएडवांटेज हो। अब इसको हम चोक पॉइंट कहते हैं। जब कोई जलीय पिंड जैसे कि जल संधि का मार्ग बंद होने में सक्षम हो अथवा परिवहन मार्गों को नियंत्रित करने के लिए उसे बंद करना पड़े तो जलीय पिंड को संकुचन बिंदु कहा जाता है। When a body of water such as a strait is capable of being blocked, आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। In order to control transportation routes, the body is called choke point. इसको हम choke point कहते हैं। हिस्टोरिकली जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है इट हैज बीन वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट इन रीसेंट ईयर्स बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेंशन इन मिडल ईस्ट। स्ट्रेट ये जो है इट इज सराउंडेड बाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड ओमान ऑन वन साइड एंड ईरान ऑन द अदर साइड। यह जल संधि संयुक्त अरब अमीरात और ओमान एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ से घिरी हुई है। आगे है हमारा इस्थमस, ISTHMUS। ओके, अब अभी देखो हमने स्ट्रेट क्या पढ़ा था अभी हमने कि स्ट्रेट जो है वो दो बड़ी वाटर बॉडीज के बीच में एक कनेक्ट करने वाली वाटर बॉडी होती है। ठीक है, अगर दो बड़ी लैंड पीसेस को कनेक्ट किया जा रहा है एक नैरो लैंड पीस से ही तो उसे हम इस्थमस कहते हैं। उसे हम कहते हैं स्थल डमरू मध्य। स्थल डमरू मध्य। अब देखो अगर आपने मैप ध्यान से देखा हो वर्ल्ड मैप तो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका इस तरह से पतला सा होकर इस तरह से साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है। ये जो बीच में है इसको हम इस्थमस कहते हैं। इसको हम इस्थमस कहते हैं। अब डमरू इसको क्यों कहा जा रहा है? स्थल डमरू मध्य। अब डमरू में क्या होता है, ऊपर से इस तरह से होता है, नीचे से डमरू हमारा इस तरह से होता है ना। तो इसमें भी क्या हो रहा है, एक बड़ा लैंड पीस है, एक छोटा लैंड पीस, एक नीचे में बड़ा लैंड पीस है और बीच में एक पतली से उससे कनेक्टेड है, तो इसलिए इसका नाम है स्थल डमरू मध्य। Isthmus is the land equivalent of a strait.
स्थल डमरू मध्य एवं जल संधि एक ही जैसे हैं, परंतु यह धरातल पर पाया जाता है। यह भूमि की संकरी पट्टी है जो विशाल भूभागों को जोड़ती है। उदाहरण के तौर पर पनामा स्थल डमरू मध्य और स्वेज का स्थल डमरू मध्य। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि पनामा से पनामा कनाल बनाया गया है और स्वेज नहर बनाई गई है, जो वर्ल्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये देखो, इस्थुमस क्या होता है, एक बड़ी लैंड बॉडी है, इधर एक बड़ी लैंड बॉडी है और उसको हमने कनेक्ट किया है एक पतली नैरो बॉडी लैंड से, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं इस्थुमस। कोरल रीफ। अब हम चलते हैं कोरल रीफ पर, क्योंकि इस वीडियो में हमें ये करना था और उसके बाद हम आ जाते हैं अब कोरल रीफ पर। कोरल रीफ हमारा क्या कहता है, कोरल रीफ होते क्या है, आपने जरूर सुना होगा, हिंदी में हम इनको कहते हैं प्रवाल शैल श्रेणी। ओके, प्रवाल शैल श्रेणी। Coral reefs are built up and made up of thousands of tiny animals, जिनको हम coral polyps कहते हैं। एक ये जीव होता है, बहुत ही छोटा सा सूक्ष्म जीव होता है जिसको हम coral polyps कहते हैं। और ये जो coral polyp होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करेगा और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको ये अपने ये जो सिक्रीशन होने के बाद इसी के चारों ओर ये जमने लगता है और उसके बाद ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये हार्डन हो जाता है और इस तरह से काफी सारे जो पॉलिप्स हैं वो एक साथ पाए जाते हैं। ये पानी के अंदर एक जाल सा बुन देते हैं, हर जगह नहीं मिलेगा आपको, कुछ पर्टिकुलर ट्रेट्स हैं जिसको चाहिए, कंडीशंस हैं जिसको चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। तो कोरल रीफ्स क्या होती हैं, दे आर बिल्ट अप एंड मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइनी एनिमल्स, बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम कोरल पॉलिप्स कहते हैं और ये रिलेटेड है टू एनिमोन्स एंड जेलीफिश। ओके, उस फैमिली को ये बिलोंग करते हैं। ये जो पॉलिप्स हैं ये शैलो वाटर ऑर्गेनिज्म है, ये बहुत गहरे पानी में नहीं पाए जाते हैं। ओके, क्योंकि इनको सनलाइट की आवश्यकता होती है। अब पानी में जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे आपकी सनलाइट गायब होती जाएगी, तो ये इतने लेवल पर जरूर पाए जाते हैं जहां पर की सनलाइट अवेलेबल हो, क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस भी करनी होती है। They are shallow water organisms. They have a soft body covered by calcareous skeleton. तो जैसा कि मैंने बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं और वो इनकी चारों तरफ जम जाता है। Polyps extract calcium salts from sea water to form these hard skeletons. बहुत ही सख्त होते हैं ये skeletons। जो पॉलिप्स हैं दे लिव इन कॉलोनीज फास्टेंड टू द रॉकी सी फ्लोर। अब देखिए हमने किया कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, कॉन्टिनेंटल रीफ और वो सब कुछ हमने किया। अब देखो इस तरह से जो कॉन्टिनेंट है वो पानी के नीचे जाता है, राइट। अब ये जनरली आपके जब जैसे जैसे पानी के नीचे आपका ये कॉन्टिनेंट का पोर्शन जाने लगेगा, यहीं कहीं आपको कोरल रीफ वगैरह मिलेगी। ये नीचे से ऊपर की ओर डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, तो नीचे इनको कोई चीज अटैचमेंट के लिए चाहिए, कोई फर्म सॉलिड बेस चाहिए, तो वही यहां पर दिया गया है कि the polyps live in colonies fastened to the rocky sea floor. The tubular skeletons grow upwards, ये ऊपर की ओर बढ़ते हैं, and outwards as a cemented calcareous rocky mass, ये बाहर की ओर ग्रो होंगे और इस सारे को हम कलेक्टिवली कहते हैं कॉरल्स। ठीक है, प्रवाल शैल श्रेणी हजारों छोटे पॉलिप जानवरों द्वारा निर्मित है, जैसे एनिमोन तथा जेलीफिश। पॉलिप उथले पानी के जीव हैं, इनका शारीरिक ढांचा बहुत मृदु होता है और चूनेदार कंकाल द्वारा घिरा होता है। पॉलिप जंतु इस प्रकार के ठोस कंकाल को निर्मित करने के लिए समुद्र तल से कैल्शियम लवण निकालते हैं। पॉलिप जंतु एक प्रकार की बस्ती में रहते हैं जो चट्टानी समुद्र तल पर बनी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखो यहां पर आप देख सकते हैं, आपको ये इस तरह से आपके जो नजर आ रहे हैं, दीज आर ऑल कोरल पॉलिप्स। ये अपने बेहद खूबसूरत रंगों के लिए जाने जाते हैं। आप कभी ऑस्ट्रेलिया जाएं तो ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेट है क्वींसलैंड, अगर आप वहां जाएंगे तो वहां पर आपको उनकी ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगी, विच इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड। When the coral polyp dies, तो ये जो जीव था ये कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करता है, उसके अंदर ही रहता है और उसके बाद इसके अंदर ही मर जाता है। तो जब ये मर जाता है, they shed their skeleton coral on which new polyps grow, उस पर नए आपके पॉलिप पैदा होते हैं। ये साइकिल रिपीट होती रहती है over millions of years, lending to accumulation of layers of corals, लेयर के ऊपर लेयर इस तरह से आपका डेवलप होता जाता है। Shallow rock created by these depositions is called reef.
These layers at different stages give rise to various marine landforms. One such important landform is called a coral reef. तो जब ये इस तरह से डेवलप हो जाते हैं, इसको हम coral reef कहते हैं. Coral reef जो है over a period of time ये इवॉल्व हो जाते हैं, coral islands भी बना देते हैं, जिस प्रकार से कि भारत के लक्षद्वीप आइलैंड है. कई कालखंड बीतने के बाद प्रवाल शैल श्रेणी प्रवाल द्वीपों में बदल जाती है. Corals occur in different forms and colors. Yes, ये अपने बहुत ही खूबसूरत रंगों के लिए जाने जाते हैं. अगर आपको कभी मौका मिले समुद्र के नीचे जाने का, आप जाते हैं डीप सी डाइविंग वगैरह के लिए, अगर आप उस टाइप के हैं और आपको अवसर मिलता है तो वहां जाकर अगर आप इनको देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें आपको ऐसे अद्भुत कलर नजर आएंगे जो आपने कभी बाहर नहीं देखे होंगे. Corals occur in different forms and colors depending on nature of salts or constituents they are made of. Small marine plants, algae also deposit calcium carbonate contributing to coral growth. सूक्ष्म समुद्री पादप शैवाल भी प्रवाल के विकास में कैल्शियम कार्बोनेट जमाव करके योगदान करते हैं. इनको हम रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहते हैं एज दे फॉर्म सम ऑफ द मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम ऑन द अर्थ. ऑफन इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहते हैं. देखो रेन फॉरेस्ट जो अर्थ के ऊपर है उनको रेन फॉरेस्ट जो रेन फॉरेस्ट है उसमें आपको बहुत विभिन्न प्रकार की वैरायटी मिलती है. ओके, बहुत सारे आपको उसमें बर्ड्स मिलेंगे, बहुत सारे प्रकार के एनिमल्स मिलेंगे, बहुत सारे प्रकार का वेजिटेशन मिलेगा. तो फ्लोरा एंड फौना में वो रिच है, इसलिए उनको हम रेन फॉरेस्ट ऑफ द अर्थ या लंग्स ऑफ द अर्थ और इस तरह से कहते हैं. तो यहाँ वाले जो ये रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी है इनको हम इसलिए रेन फॉरेस्ट कह रहे हैं क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा वैरायटी मिलेगी. अक्सर इन्हें समुद्र के वर्षा वन कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी पर सबसे विविध पारिस्थितिक तंत्रों का निर्माण करते हैं. अब फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है आपको ये बताऊंगी, बैरियर रीफ क्या होती है ये बताऊंगी, और अटॉल क्या होता है ये बताऊंगी. हमने कर लिया कि रीफ क्या होती है. रीफ जो है ये आपके कोरल पॉलिप्स इस तरह से जो रीफ बनाते हैं वो हमने बात कर ली. अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है. अगर हम एक पिक्चर लेकर पहले देखते हैं, यहां पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, अभी मिल जाती. हाँ, ये देखिए होता क्या है कि इस तरह से कोई, मान लीजिए समुद्र के बीच में कोई वोल्केनो वगैरह थी, ठीक है, इस तरह से है. तो होगा क्या कि उसके आसपास वाले क्षेत्र में ही आपकी फ्रिंजिंग रीफ होगी. फ्रिंज का मतलब ही क्या होता है? फ्रिंज का मतलब है कि होता है किनारे किनारों पर, यहां पर कोरल पॉलिप्स है वो एक फ्रिंजिंग रीफ क्रिएट कर देंगे. ओके, फ्रिंज मतलब कि इसके साथ वो अटैच्ड है, लेकिन कभी कभी इसके बीच में गैप भी हो जाता है, बीच में पानी आ जाता है, बीच में कोई लगून वगैरह भी डेवलप हो जाते हैं. कुछ समय बाद क्या होगा कि ये जो आपकी वोल्केनो थी इसका सबसिडेंस होगा, राइट. सबसाइड करने का मतलब है ये नीचे की ओर जाएगी. जब ये नीचे की ओर जाएगी तो देखो ये पानी में नीचे की ओर चलेगा, इतना वाला जो पोर्शन है ये धंस गया है. अब ये जो फ्रिंजिंग रीफ थी ये थोड़ी और दूर हो जाएगी. जब ये दूर हो जाएगी तो रीफ और इस वोल्केनो के बीच में एक बैरियर आ गया है, तो इसको हम नाम दे देते हैं बैरियर रीफ. और कुछ समय बाद क्या होता है, ये जो वोल्केनो थी ये पूरी तरह से पानी के नीचे चली जाती है, पानी में धंस जाती है, और इस तरह से आपको केवल एक सर्कुलर रीफ नजर आएगी. जब ये हो जाता है तब हम इसको कहते हैं अटॉल. तो अब इस पिक्चर को देखने के बाद आपको समझने में आसान होगा. फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और अटॉल. अब हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं. ओके, बताती हूं आपको. सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रिंजिंग रीफ के बारे में. फ्रिंजिंग रीफ आर रीफ्स दैट ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम अ शोर. ये अटैच होकर आपकी ग्रो होंगी. तटीय प्रवाल भीतियां वे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से किनारे पर ही उगती हैं. दे आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू लैंड एंड ऑफन फॉर्म अ शैलो लगून बिटवीन द बीच एंड द मेन बॉडी ऑफ द रीफ. लगून होती है खारे पानी की झील. Fringing reef runs as a narrow belt 1 or 2 kilometers wide. This type of reef grows from the deep sea bottom with the seaward side sloping steeply into the deep sea. Coral polyps do not extend outwards because of sudden and large increase in depth. आगे देखते हैं. ये देखिए, ये ऊपर का एक पिक्चर लिया गया है, ऊपर का व्यू है, ये हमारा जो आइलैंड है, ठीक है, आप कह सकते हैं, और उसके साथ इस तरह से आपका ये पूरे का पूरा अटैच्ड है. ओके, पूरे का पूरा उससे अटैच्ड है. आगे देखते हैं. मोस्ट कॉमन ऑफ द 3 मेजर टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स विद न्यूमरस एग्जांपल्स इन ऑल मेजर रीजन्स ऑफ कोरल रीफ डेवलपमेंट. जो फ्रिंजिंग रीफ है ये कहाँ देखी जा सकती है? ये न्यू हेब्रिडीज सोसाइटी आइलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड ऑफ सदर्न कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा, वहां पर आप इसको देख सकते हैं.
लगून क्या होता है? लगून जो है ये खारे पानी की झील है। अ कंपैरेटिवली वाइड बैंड ऑफ वाटर दैट लाइज बिटवीन द शोर एंड द मेन एरिया ऑफ रीफ डेवलपमेंट। ये आपको समुद्र तट और रीफ डेवलपमेंट के बीच में मिलेगा। एंड इट कंटेन्स एटलीस्ट सम डीप पोर्शंस, उसको हम लगून कहते हैं। यह अपेक्षाकृत जल की चौड़ी पट्टी है जो किनारे एवं मुख्य प्रवाल विकसित क्षेत्र के बीच स्थित है एवं इसमें कुछ गहरे भाग भी शामिल हैं। लगून को आमतौर पर तटीय लगून और वितलीय लगूनों में विभाजित किया जाता है। लगून्स आर कॉमनली डिवाइडेड इनटू कोस्टल लगून एंड अटॉल लगून्स। दे हैव आल्सो बीन आइडेंटिफाइड एज अकरिंग ऑन मिक्स्ड सैंड एंड ग्रेवल कोस्टलाइंस। ये देखो, ये आपका लगून है। तो लगून क्या है? इस तरह से आपके खारे पानी की झील होगी नियर द सी लेकिन सेपरेटेड। बैरियर रीफ क्या होती है? अब बैरियर रीफ के बारे में पढ़ते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ बैरियर रीफ है क्या। एक्सटेंसिव लीनियर रीफ कॉम्प्लेक्सेस पैरेलल्स अ शोर एंड आर सेपरेटेड बाय अ लगून। ये आपके जो शोर से सेपरेटेड होगी। लार्जेस्ट इन साइज ऑफ द थ्री रीफ्स रन्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स एंड इज सेवरल किलोमीटर्स वाइड। तो अच्छी खासी ये चौड़ी भी आपकी होती है। उसके बाद इट एक्सटेंड्स एज अ ब्रोकन इरेग्युलर रिंग अराउंड अ कोस्ट और एन आइलैंड रनिंग ऑलमोस्ट पैरेलल टू इट। बैरियर रीफ्स आर फार लेस कॉमन देन फ्रिंजिंग रीफ्स और अटॉल्स, ऑल्दो एग्जांपल्स कैन बी फाउंड इन ट्रॉपिकल अटलांटिक एज वेल एज द पैसिफिक। ये आपकी जहां पर देखिए प्रवाल रोधिकाएं तटीय प्रवाल भीतियों अथवा प्रवाल द्वीप विलय से बहुत कम पाई जाती हैं। फिर भी इसके उदाहरण जो हैं उष्ण कटिबंधीय अटलांटिक के साथ साथ पेसी में पाए जा सकते हैं, पैसिफिक में पाए जा सकते हैं। 1200 माइल लॉन्ग ग्रेट बैरियर रीफ। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बैरियर रीफ ये कौन सी है? तो बैरियर रीफ जो है हमारी ग्रेट बैरियर रीफ वो ऑस्ट्रेलिया वाली, वो आपकी इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। 1200 माइल लॉन्ग ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ द न्यू ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस रीफ टाइप। ऑस्ट्रेलियाई तट के 1200 मील लंबी ग्रेट बैरियर रीफ इस प्रकार की रीफ का दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है। ग्रेट बैरियर रीफ इज नॉट एक्चुअली अ सिंगल रीफ एज द नेम एम्प्लाइज बट रादर अ वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ मेनी रीफ्स। ये मैं आपको समझा चुकी हूं। आगे चलते हैं। अटॉल क्या होता है? अटॉल जो है ये रफली सर्कुलर होता है। ओशनिक रीफ सिस्टम सराउंडिंग अ लार्ज एंड ऑफन डीप सेंट्रल लगून। बीच में इसके लगून होगा, खारे पानी की झील होगी। जैसे हमने क्या देखा था कि बीच में आपका एक वोल्केनो था, वो सबसाइड हो गया। द लगून हैज अ डेप्थ ऑफ 50 to 150 meters and may be surrounded by sea water through a number of channels cutting across the reef. Atolls are located at great distances. ये काफी दूरी पर पाए जाते हैं from deep sea platforms where the submarine features may help in formation of atolls such as submerged island, volcanic cone which may reach a level suitable for coral growth. ये थे हमारे atolls। आगे देखिए, अटॉल्स आर फार मोर कॉमन इन द पैसिफिक देन एनी अदर ओशन। जो अटॉल्स हैं ये सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में। लार्ज नंबर ऑफ अटॉल्स आल्सो ऑकर इन लक्षद्वीप आइलैंड्स। इंडियन ओशन आल्सो कंटेन्स न्यूमरस अटॉल फॉर्मेशंस। एग्जांपल्स आर फाउंड इन मालदीव्स, चगोस आइलैंड ग्रुप्स, सेशल्स एंड कोकोस आइलैंड ग्रुप। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ्स। अब ये कोरल रीफ बनते कैसे हैं? पहली स्टेप क्या थी? अ फ्रिंजिंग रीफ फॉर्म्स फर्स्ट एंड स्टार्ट्स ग्रोइंग इन द शैलो वाटर्स क्लोज टू अ ट्रॉपिकल आइलैंड। अगर कोई ट्रॉपिकल आइलैंड है या फिर हमने जैसे देखा कि कोई वोल्केनो वगैरह है, तो जो फ्रिंजिंग रीफ है वो बनेगी उसके साथ साथ, और उसके बाद वो ग्रो करने लगेगी शैलो वाटर्स में। ओवर टाइम द आइलैंड सबसाइड्स। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये जो आइलैंड है ये सबसाइड होगा एंड द रीफ जो ग्रोज आउटवर्ड्स, रीफ जो है वो बाहर की तरफ ग्रो होगी एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लैंड एंड द रीफ विल बिगिन टू इंक्रीज बिकॉज जो आइलैंड है वो सबसाइड हो रहा है। द फ्रिंजिंग रीफ डेवलप्स इनटू अ बैरियर रीफ नाउ। और जो पहले फ्रिंजिंग रीफ थी अब वो बन जाती है आपकी बैरियर रीफ। इफ द आइलैंड गेट्स कंप्लीटली सबसाइडेड, अगर जो आइलैंड है जो द्वीप है वो पूरी तरह से आपका सबसाइड हो जाता है, धंस जाता है, all that is left is the reef. The reef retains the approximate shape of the island it grew around, forming a ring enclosing a lagoon. और उसके बाद क्या होता है? अटॉल बन जाता है जिसमें कि एक रिंग के शेप में हो जाता है और बीच में आपका लगून। अब हम बात करते हैं कोरल्स के बारे में, प्रवाल तथा सूक्ष्म शैवाल के बारे में। ओके,
कॉरल्स एंड जूज़ैंथिलेस के बारे में। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। सिम्बियोटिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसी रिलेशनशिप जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन कॉरल्स एंड जूज़ैंथिलेस। ओके, कॉरल लिव्स a symbiotic life inside the sac of each coral polyp। हर coral polyp के अंदर क्या होता है? एक sac होता है, उसमें एक one celled algae होता है, और ये जो one celled algae है इसको हम कह रहे हैं zooxanthellae। ओके, तो ये जो zooxanthellae है, it lives symbiotically within the coral polyp tissue and helps the coral in nutrient production through photosynthetic activities। ये photosynthetic activities करता है, तभी तो मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत गहराई पर नहीं पाए जा सकते क्योंकि वहां पर सनलाइट नहीं पहुंचेगी। These activities provide the coral with, एक देखो coral जो है इसको रहने की जगह दे रहा है, क्योंकि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होती क्या है कि वन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म से दोनों एक दूसरे के लिए फायदा पहुंचा रहे हैं। इसमें ये जो है हमारा जूज़ैंथिले, इसको रहने की जगह मिल रही है क्योंकि वो इनसाइड द सैक रह रहा है ऑफ ईच कोरल पॉलिप, और बदले में ये क्या कर रहा है? बदले में ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज कर रहा है, और ये जो एक्टिविटीज हैं दे प्रोवाइड द कोरल विद फिक्स्ड कार्बन कंपाउंड्स फॉर एनर्जी, एनहांस कैल्सिफिकेशन एंड मीडिएट एलिमेंटल न्यूट्रिएंट फ्लक्स। वो ये सारे काम करता है बदले में। ये देखिए यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं। अब corals and zooxanthellae, the host coral polyp in return provides its zooxanthellae with a protected environment to live within। वो कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करके बाहर एक हार्ड आउटर कवरिंग बना देता है, and a steady supply of carbon dioxide for its photosynthetic processes। Despite occupying less than 1% of the world's ocean surface, they provide a home for 25% of all marine species। दुनिया के समुद्र की सतह के 1% से भी कम हिस्से पर उपस्थिति के बावजूद ये सभी समुद्री प्रजातियों के 25% को आवास प्रदान करते हैं। आपको अगर आप देखें मैप में तो ये जो रीफ्स हैं आपकी, कोरल पॉलिप्स वगैरह, ये सब आपको टुवर्ड्स द साउथ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड मिलेंगे। ओके, ये आपको ट्रॉपिकल रीजन में मिलेंगे, एक तो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, क्योंकि इनको जो कंडीशंस चाहिए जीवित रहने के लिए वो सभी वहीं पर अवेलेबल है। आगे हम कंडीशंस के बारे में भी विस्तार पूर्वक बात करेंगे। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप अलाउज द स्लो ग्रोइंग कोरल्स टू compete with the fast growing multicellular algae। Corals can feed by day through photosynthesis and by night through predation। आगे चलते हैं। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग कॉरल्स विद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो आपका ये जूज़ैंथिले है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिक एंड ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ मेनी स्टोनी कॉरल्स। जो मैंने आपको बताया कि अगर आप ये रीफ्स देखते हैं और आपको उसमें बहुत सारे ऐसे खूबसूरत रंग नजर आएंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक, पर्पल, स्काई ब्लू, येलो, आपको दुनिया भर के रंग नजर आएंगे। वो रंग देने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो रंग देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। ओके, द टिश्यूज ऑफ कॉरल्स देमसेल्व्स आर एक्चुअली नॉट द ब्यूटीफुल कलर of the coral reef but are instead clear। कोरल ब्लीचिंग आजकल जो चिंता का विषय है वो ये है कि ये जो खूबसूरत रंग होते थे कोरल्स के वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है हमारा पोल्यूशन, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जब व्हेन वाटर टेम्परेचर इंक्रीजेस द पॉलिप्स एक्सपेल देयर एल्गल सेल्स जूज़ैंथिले एंड द कॉलोनी टेक्स ऑन अ स्टार्क व्हाइट अपीयरेंस कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज कोरल ब्लीचिंग। ओके, अब पानी का जब तापमान बढ़ता है, देखो इनको ग्रो होने के लिए वाटर का टेम्परेचर बहुत आइडियल होना चाहिए। पानी का टेम्परेचर हम ये कहते हैं 21 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, हम इतना टेम्परेचर चाहते हैं। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है? द पॉलिप्स एक्सपेल देयर एल्गल सेल्स, जिसमें कि ये है आपका, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जूज़ैंथिले, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ब्यूटीफुल कलर्स। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो पूरी की पूरी आपकी रीफ होती है उसका एक स्टार्क व्हाइट कलर हो जाता है, और व्हाइट कलर का मतलब है कोरल ब्लीचिंग हो रही है। इफ द पॉलिप्स गो फॉर टू लॉन्ग विदाउट जूज़ैंथिले, कोरल ब्लीचिंग कैन रिजल्ट इन द कोरल्स डेथ। ये देखो जो हेल्दी कोरल होता है उसमें जूज़ैंथिलेज इन कोरल टिश्यू आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं, लेकिन जब ब्रीच्ड कोरल हो जाता है तो जूज़ैंथिलेज एक्सपेल्ड फ्रॉम द टिश्यू। ये जो इस तरह से आपका डॉटेड 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 आपको नजर आ रहा है, दिस इज योर जूज़ैंथिले। यहां पर उसको एक्सपेल कर दिया गया है, और एक्सपेल कर देने के बाद फिर वो ब्यूटीफुल कलर्स इंपार्ट नहीं कर पाता।
कॉजेज ऑफ कोरल ब्लीचिंग, अब ये जो कोरल ब्लीचिंग हो रही है इसके पीछे कारण क्या क्या है? ग्लोबल वार्मिंग तो एक कारण है ही, जिसकी वजह से पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मरीन पॉल्यूशन, प्रदूषण हो रहा है, एसिडिफिकेशन, ऑयल की लीकेज हो जाती है, फ्रीक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ एल नीनो, ऑक्सीजन स्टारवेशन, इंक्रीज सेडिमेंटेशन, चेंज इन सैलिनिटी, ये सभी रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर कोरल ब्लीचिंग. Temperature. Coral species live within a relatively narrow temperature margin and anonymously low and high sea temperatures can induce coral bleaching. जैसा कि हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ने से coral bleaching हो जाती है. Corals are absent on the western coast of tropical temperature continents क्योंकि वहां पर आपके cold currents हैं. अगर cold currents होंगे तो ओवरऑल वहां का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा. अब टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से अब इनको तो एक अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो वो सारे फीचर्स वहां पर अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से जो कोरल का डेवलपमेंट है वो ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स नहीं है. कोरल ब्लीचिंग हैज अकर्ड मोस्टली ड्यूरिंग द समर सीजन और नियर द एंड ऑफ प्रोट्रैक्टेड वार्मिंग पीरियड. आगे देखते हैं. Ocean acidification. Rising temperatures have increased the frequency and intensity of bleaching. Acidification has reduced coral calcifying ability. Subaerial exposure. Sudden exposure of reef flat corals to the atmosphere during events such as extreme low tides, ENSO-related seed drops, or tectonic uplift can potentially induce bleaching. Rapid water dilution. Rapid dilution of reef waters from storm generated precipitation. देखो अचानक से बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, अचानक से बहुत ज्यादा सेडिमेंटेशन हो जाए तो पूरे का पूरा सिस्टम जो है ये डिस्टर्ब हो जाता है. अगर मान लीजिए कहीं किसी जगह पर आप देख रहे हैं कि कोई नदी है जो समुद्र में जाकर गिरती है तो वहां पर तो काफी सारी उथल पुथल होगी, वहां पर आपका कोरल डेवलपमेंट नहीं होगा. Rapid dilution of reef waters from storm generated precipitation and runoff has been demonstrated to cause coral reef bleaching. Generally ये जो bleaching है, such bleaching agents are rare and confined to relatively small near seashore areas. फिर आता है inorganic nutrients. Rather than causing coral reef bleaching, an increase in ambient elemental nutrient concentration, कभी कभी अमोनिया, नाइट्रेट वगैरह ऐड हो जाते हैं जो कि actually increases zooxanthellae densities to 2 to 3 times. यूट्रोफिकेशन के बारे में आपने जरूर सुना होगा. Although eutrophication is not directly involved in zooxanthellae loss, it could cause a secondary adverse effect जैसे कि lowering of coral resistance and greater susceptibility to diseases. फिर है हमारे xenobiotics. When corals are exposed to high concentration of chemical contamination, कितनी सारी चीजें जो हैं हम ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू ओशंस, तो अगर कंटेमिनेशन हो जाए जैसे कि कॉपर है, हर्बिसाइड्स है, ऑयल वगैरह का, तो कोरल ब्लीचिंग होती है. अब हम बात करते हैं आगे. कोरल ब्लीचिंग में ऑल्सो भी बेनिफिशियल. अब इस कोरल ब्लीचिंग का केवल नुकसान ही नहीं होता है. Recent research has revealed that corals that are consistently exposed to low levels of stress may develop some kind of resistance to bleaching. Third global coral bleaching is in progress 2015 or 16 after events in 1998 and 2010. Present one is the longest and most severe so far. Longest and most severe El Nino ever is the main cause of this bleaching. अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कोरल ब्लीचिंग के? कोरल रीफ इकोसिस्टम्स आर लेस देन 0.1%. ये बहुत ही हमने देखा कि बहुत ही कम है ऑफ द ओशन फ्लोर, लेकिन फिर भी दे प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू 25% ऑफ ऑल मरीन स्पीशीज. अब अगर उनका ये हैबिटाट ही नहीं रहेगा इन मरीन स्पीशीज का, तो जाहिर सी बात है दूसरी मरीन स्पीशीज के ऊपर भी असर पड़ेगा. दे सपोर्ट फिश स्टॉक्स ऑन विच सम 500 मिलियन पीपल आर डिपेंडेंट ग्लोबली. मास ब्लीचिंग कैन टर्न अ कोरल डोमिनेटेड रीफ इनटू एन algae dominated one of the space of a few months a process and can take decades or no longer to reverse. अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं आइडियल कंडीशंस फॉर कोरल ग्रोथ. प्रवाल वृद्धि के लिए आदर्श जलवायु स्थिति क्या क्या चाहिए इनको? सबसे पहले तो इनको चाहिए स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, अचानक से बहुत बारिश ना हो जाए. कोरल रीफ्स जो है ये हाईली ससेप्टेबल टू चेंज है. ओके, दे ग्रो इन रीजन्स वेयर क्लाइमेट इज सिग्निफिकेंटली स्टेबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो स्टेबिलिटी चाहिए. दूसरा है इनको चाहिए वार्म वाटर्स. देखो वार्म और हॉट में फर्क है. तो जनरली कोरल्स थ्राइव इन ट्रॉपिकल वाटर्स. ओके, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में आपको ये मिलेंगे. पानी का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री 21 डिग्री के आसपास रहे, खुशी खुशी फलेंगे फूलेंगे. टेम्परेचर ऑफ वाटर इज अराउंड 20 डिग्री हियर वेयर डायरेनल एंड एनुअल टेम्परेचर रेंजेस आर वेरी नैरो. बहुत ज्यादा फर्क ना हो.
आगे कहते हैं कि पानी बहुत गहरा ना हो, इनको शैलो वाटर चाहिए क्योंकि इनको सनलाइट भी तो चाहिए। कोरल रिक्वायर फेयरली गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट टू सर्वाइव। द आइडियल डेप्थ्स फॉर कोरल ग्रोथ आर 45 मीटर टू 55 मीटर बिलो सी सरफेस वेयर देयर इज अबंडेंट सनलाइट अवेलेबल। फिर इनको चाहिए क्लियर सॉल्ट वाटर, सैलिनिटी बहुत ज्यादा ना हो। सैलिनिटी इनको कितनी चाहिए? सैलिनिटी इनको चाहिए 27 टू 40 पार्ट्स पर 1000। ओके, 1000 में केवल 27 टू 40 पार्ट्स इनकी सैलिनिटी हो। क्लियर वाटर, ओके, क्लियर सॉल्ट वाटर इज सूटेबल फॉर कोरल ग्रोथ वाइल ब्रोथ फ्रेश वाटर भी हार्मफुल है, हाईली सलाइन वाटर भी हार्मफुल है। केवल इतने पार्ट्स में होना चाहिए। देखो काफी नखरे हैं इसको, इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आप मीट कीजिए तब जाके कहीं कोरल ग्रोथ होगी। अबंडेंट प्लैंकटन चाहिए। Adequate supply of oxygen, microscopic marine food called plankton is essential for growth. As the plankton is abundant on seaward side, corals grow rapidly here. उसके बाद आगे चलते हैं। Little or no pollution. Corals are highly fragile and are vulnerable to climate change. जैसा कि हमने देखा, and pollution, even a minute increase in marine pollution can be disastrous for them. Coral islands, unlike the volcanic islands, coral islands are very much lower. They emerge just above the water surface. काफी नीचे होते हैं ये. These islands built up by the coral animals of various species. They are found near the shores of mainland and in the middle of oceans. तो ये देखिए यहाँ पर आपको एक हमने एग्जाम्पल दिखाया इस तरह से। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। देख सकते हैं आप पानी की सतह के पास ही आपको ये नजर आ रहा है। तो इसी के साथ ये वीडियो प्रेजेंटेशन खत्म होती है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।